अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर भाई। इट कुडंट बी अ हैप्पियर मॉर्निंग बिकॉज वी आर रियली हैप्पी। हमारी अपनी मलाला यूसुफजई फ़ख्र पाकिस्तान, इनकी शादी हो गई है, इनका निकाह हो गया है। बड़ी इंटीमेट क्लोज फैमिली सेरेमनी थी और रात को अचानक ही बगैर किसी, जिसे कहते हैं ना, कोई टीजर नहीं था, कोई सुनगुन नहीं थी, अचानक ही ये धमाका खेज खबर, जो खुशी की खबर थी इनफैक्ट, ये हम सबको मिली। तो एक्साइटमेंट लेवल भी हमें भी था, हमारे दोस्तों में भी था। सबसे पहले तो ढूंढा भाई कि किससे शादी हुई है, किससे शादी हुई है, किससे शादी हुई है। तो पता लगा भाई एक लाहौरी नौजवान है असर मलिक साहब, उनसे शादी हुई है। फिर इधर उधर हमने भी, मैंने भी, हुमा ने भी, सब ने इनकी प्रोफाइल ढूंढी। हुमा ने इनफैक्ट मुझे रात को, हुमा बाय द वे स्टिल इन लाहौर, उनकी तबीयत ज़रा कुछ अपसेट है, प्रोफाइल भेजी। उन्होंने कहा ये देखो ज़रा इनकी इंस्टा प्रोफाइल। और फिर हमने स्टॉक करने का सिलसिला इन्हें शुरू किया और फिर बहुत से सवालात और कयास आ रही हैं और चेमा गोइयाँ कि भाई पहली मुलाकात कब हुई होगी, क्योंकि 2019 में एक मैच की तस्वीर है जिसमें मलाला भी हैं ग्रुप में और अली तरीन भी हैं और ये असर मलिक भी खड़े हुए हैं। खैर, ये सारी खबरें हम जानना चाहते हैं, ये सारी बातें हमें बहुत इंटरेस्ट है जानने में, इसलिए हमने प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है इसी मामले को डेडिकेट कर दिया है। अब अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जो हमारे दूल्हा भाई हैं इनका ताल्लुक भी क्रिकेट से है और पीसीबी से है। तो इनकी पहली मुलाकात कब, कैसे हुई और कैसे फिर ये रिश्ते और शादी तक मामला पहुंचा, इस बात की खबर लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिस पर बात होनी है। तो शादी किसी भी सेलिब्रिटी की हो रही हो, हमने यहाँ वैसे ही मेहंदी का सा माहौल बना लेना होता है। जियो न्यूज़ पे पर्टिकुलरली हमारी सारी प्लेलिस्ट निकल आती है, एक तैयार पड़ी हुई है, जिसकी भी शादी है हम वो प्लेलिस्ट दोबारा बाहर निकालते हैं और वो गाने चलाना शुरू करते थे। इट्स फन, इजंट इट? सो हम इसी पे बात कर लेते हैं भाई। T20 वर्ल्ड कप के दौरान बहुत सी खबरें आई, लेकिन एक अच्छी खबर क्रिकेट के जुड़े नौजवान से ही आई कि उनका हमारी अपनी मलाला यूसुफजई के साथ हो गया है निकाह। और हम इसके बारे में आपको तफसील देते हैं। बर्मिंघम में एक छोटी सी सेरेमनी, बड़ी इंटीमेट फैमिली, हमें तो बहुत ही चंद दोस्त और बस फैमिली घर वाले नजर आ रहे थे। ये फोटोशूट अलबत्ता बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे है। पीछे ऑटम फॉल का जो इफेक्ट है ना, वो गोल्डन ऑटम लीव्स, उससे माहौल और ज्यादा हसीन लग रहा है। और माशाल्लाह जोड़ा तो बड़ा ही क्यूट, अडोरेबल, प्यारा है ही। और मलाला हैज ड्रेस्ड अप रियली सिंपली आई गेस। बेगम मेरी बता रही थी मुझे, और सब लोग जो भी लड़कियां जरा तज्जिया करती हैं ज्यादा खवातीन के जोड़ों पर, तो वो कह रही थी भाई बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सिंपल लग रही हैं। और जो दूल्हा भाई हैं हमारे असर मलिक साहब, He indeed seems like a very smart guy और शाप तो है ही। जो इत्तलात आ रही हैं इनके बारे में, इनके करियर और इनकी तालीम से मुताल्लिक, सो हम ये तस्वीरें, आप याद है ये जो तस्वीर है ना, दूल्हा भाई पहले जो मुल्तान सुल्तान से एसोसिएटेड थे, अब ही इज़ एट सम पोजीशन इन पीसीबी। सो हम अब्दुल माजिद भट्टी साहब से जान लेते हैं कि भाई उनके पास क्या खबरें हैं, क्या नहीं हैं। भट्टी साहब, वी आर सुपर एक्साइटेड, वी आर वेरी हैप्पी फॉर आवर ओन मलाला यूसुफजई। और आपको पता है ये एक छोटी बच्ची जिसने ज़िंदगी में इतना मुश्किल टाइम देखा हो और क्या कुछ उसे ना सहना पड़ा हो, और उसके बाद अब तक ये सहने का सिलसिला समहाउ जारी हो, क्योंकि बहुत सा क्रिटिसिज्म है जब आप इतनी अच्छी पोजीशन पे होते हैं जो आपको सहना पड़ता है। लेकिन हमने तो ये एक उसूल बनाया हुआ है कि जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे, आप भी उसकी इज्जत करें। और मलाला को तो अल्लाह ने क्या मकाम दिया हुआ है। अब फाइनली उन्होंने एट अ वेरी यंग एज सोचा कि वो शादी के बंधन में बन जाएं। ये असर मलिक जो हैं, इनके बारे में आप ज़रा बताइए, ये कौन हैं, कहाँ के नौजवान हैं और क्या करते हैं? हम बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने में। अब्दुल्ला, आपके शहर लाहौर से उनका ताल्लुक है, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और असर मलिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें तकरीबन 1.25 साल पहले मैनेजर की हैसियत से उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके कुछ महीने बाद उन्हें प्रमोशन मिला, वो जनरल मैनेजर बन गए। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो काबिल तरीन यंग ऑफिसर्स हैं, उनमें से एक हैं। तो मलाला यूसुफजई और असर मलिक की जो मुलाकात है तकरीबन 2 साल पहले बर्मिंघम में हुई थी। गालिबन ये वही मौका था वर्ल्ड कप का। कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था जो एजबास्टन बर्मिंघम में हुआ था। वहां पर जिन तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने से पहले वो अली तरीन की जो फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान्स, वहां पर जनरल मैनेजर ऑपरेशंस थे। तो 2 साल से इनकी दोस्ती थी। और पिछले कुछ महीनों से असर मलिक, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग बताते हैं, उन्होंने फ्रीक्वेंट यूके जाना शुरू कर दिया था। और क्रिकेट बोर्ड के लोग कुछ महीने पहले उस वक्त बहुत सख्त हैरान हुए अब्दुल्ला,
जब जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तब्दील हुआ जी, उसमें जब आते थे तो गैर मामूली सिक्योरिटी उनके साथ होती थी और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स का आना क्रिकेट बोर्ड के लोगों के लिए ये हैरानकुन था। फाइनली तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले फिर उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को बताया कि मेरी इस तरह शादी होने वाली है। मलाला यूसुफजई का भी उन्होंने जिक्र किया। जिस तरह मैं बता रहा था, लम्स के वो ग्रेजुएट हैं, तो तकरीबन 4 दिन पहले जो मलाला की पीआर कंपनी है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एचआर डिपार्टमेंट है उनसे राब्ता किया। असर मलिक के बारे में कुछ चीजें वो कंफर्म करना चाहते थे। फाइनली कल निकाह हुआ, दोनों फैमिलियां वहां मौजूद थी, रुखसती होना बाकी है। तो ये मुख्तसर सा अहवाल है। लेकिन मलाला के बारे में मैं बता दूं कि क्रिकेट का उनको बहुत ज्यादा शौक है। मुझे याद है 2016 में पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट मैच में मेरी भी उनसे बर्मिंघम में ही मुलाकात हुई थी। फिर पाकिस्तान टीम जिस होटल में ठहरी हुई थी उस जमाने में वो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रही थी, तो टीम होटल के बाहर ही मैंने उनको कई बार देखा, शाम में वो वॉक कर रही होती थी। तो ये मुख्तसर सी कहानी है। अब रुखसती होने के बाद कहा यह जा रहा है कि असर मलिक शायद मुस्तकिल तौर पर इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे, प्रॉब्ली इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे। अभी रुखसती के कुछ इत्तलात हैं कि कब होनी है रुखसती, या बस यही सेरेमनी थी और हो गई और बस इट्स डन, या अभी कोई और तकरीब बाकी है, कुछ पता लगा? नहीं अब्दुल्ला, अभी रुखसती की डेट्स तो तय नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है मेरा ख्याल में कुछ टाइम के बाद जब दोनों फैमिलियों के लिए मुनासिब वक्त होगा उसके बाद ये शादी तय होगी। लेकिन असर मलिक एक बहुत ही कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक है। लेकिन he's a well read, well educated और बड़ा छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव सेल्फ मेड नौजवान है जिनका रिश्ता जुड़ा है मलाला यूसुफजई के साथ। और सर्टनली मलाला की अपनी कहानी इतनी ज़बरदस्त है भाई, उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब हमारी पहचान है पूरी दुनिया में वो। और हमें तो हैरानी है कि पीआर कंपनी को भी 4 दिन पहले ही पता लगा, उन्होंने पीसीबी से 4 दिन पहले रब्ता किया। खैर भट्टी साहब स्टे विद अस, आपने हमें काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन हमारे पास एक और इशू भी है, ये तो हम बताते ही रहेंगे, इसकी जो तफसील मजीद हम तक पहुँचेगी उस पर भी ज़रा डिस्कशन कर ले। पहले मैं अपने देखने वालों को ज़रा बता दूँ, अपनी इधर वाली फैमिली को, और फिर आपसे बात करते हैं। भाई पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस आपको पता है वर्ल्ड कप में जारी है, इसके मुस्बत असरात आने का सिलसिला भी जारी है। और कल हमने आपको खबर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने टूर की अनाउंसमेंट की है अगले साल, और खुशखबरी अब ये मिली है कि अगले साल इंग्लैंड भी पाकिस्तान, आई होप कि उन्हें कोई आखिरी वक्त पे कुछ ना हो जाए और 5 के बजाय 7 T20 दे आर ट्राइंग टू आई गेस देन कॉम्पनसेट फॉर व्हाट दे डिड अर्लियर। सो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉन हैरिसन लाहौर में पीसीबी के चेयरमैन से इनकी मुलाकात भी हुई। भाई मुलाकात जब होती है, जब कोई ऑफिशियल इस तरह इस लेवल का आता है, भट्टी साहब तो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं तभी ये विजिट होता है और सब चीज़ें बाकी तय होती हैं। क्या इत्तलात हैं टूर ऑफ इंग्लैंड टू पाकिस्तान के बारे में? देखिए अब्दुल्ला, एक तो अगर आप मुलाकात की वो वीडियो देखें तो टॉम हैरिसन की नजरें नीची हैं और रमीज राजा जिस तरह उनसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान ने काफी अपना केस जिस मजबूत अंदाज में पेश किया था। तो आपको टॉम हैरिसन थोड़े शर्मिंदा लग रहे हैं मुझे बिल्कुल, मैं तो वीडियो मैंने जो देखी तो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो 2 बड़े लोग, उनके डिप्टी चेयरमैन भी उनके साथ थे, वो भी उड़कर दोनों चंद घंटे के लिए लाहौर आए। आज सुबह वो चले गए दुबई, चूंकि आज इंग्लैंड का सेमीफाइनल है अबू धाबी में। लेकिन ये सितंबर में पहले 5 वनडे इंटरनेशनल होने थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, लेकिन चूंकि 2022 में गालिबन अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है, तो अब उन 5 वनडे इंटरनेशनल को पहले 5 T20 में कन्वर्ट किया गया था। अब इंग्लैंड ने वो जो अक्टूबर के मैचेस हैं जो खेलने से मना किया था, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 7 मैचेस में कन्वर्ट हो गई है वो सीरीज। तो दोनों टीमों को प्रिपरेशंस का मौका मिलेगा, यहीं से दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। फिर जब नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें
फिर पाकिस्तान आएगी। यहाँ पर इस दफा पता है भट्टी साहब, ये बात भी कर लेनी चाहिए कि भाई बीसीसीआई के कोई प्रेशर भी ना आए। बीसीसीआई तो अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। हम क्या तवक्को करें? अभी तो वो और ज्यादा जख्मी घायल शेर हैं। मतलब वो तो हम पे पलट पलट कर हमला करने की कोशिश करेंगे। कोशिश आपको पता ही है, वो न्यूजीलैंड की ईमेल वाला मामला भी यही इत्तला थी। मुबैना तौर पर इंडिया से ही वो ईमेल जनरेट हुई थी। उसके बाद भी यहाँ इंग्लैंड वाले मामले में भी बीसीसीआई का बड़ा असर और रसूख पता लगा था भाई है। इस दफा ये आई गेस ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर कर ली हो बात हमारी मैनेजमेंट ने। मेरे ख्याल में रमीज राजा ने काफी स्ट्रांग अपना केस पेश किया। आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का टूर अनाउंस हो गया, इंग्लैंड का टूर अनाउंस, डेट्स अनाउंस नहीं हुई लेकिन महीने अनाउंस हो गए, मैचेस अनाउंस हो गए। अब आप देखिएगा न्यूजीलैंड का जो सीरीज खत्म हुई थी वो भी अनाउंस हो जाएगी। लेकिन आपने उस जख्मी शेर की बात कर दी जिसके ना अब नाखून है और ना दांत हैं। कल जो इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें विराट कोहली भी नहीं है, शामी भी नहीं है, जडेजा भी नहीं है, तकरीबन 6-7 खिलाड़ी उनके नहीं है। तो इंडिया तो इन हाउस बहुत सारे मसाइल से दो चार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, और रमीज राजा ने अगर आपको याद हो टूर्नामेंट से पहले यही कहा था कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वही पाकिस्तान के केस को मजबूत करेगी। तो आप देखें कि लोग अब पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो अपने केस को जिस मजबूत अंदाज में पेश कर रहा है, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये 3 टीमें अगर पाकिस्तान खेल गई, क्योंकि 24 साल बाद इंग्लैंड की टीम भी आ रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी सक्सेस है कि लोग पाकिस्तान और ये सक्सेस हो जाती है इंशाल्लाह जो हो जाएगी तो इसका सेहरा सर्टनली करंट मैनेजमेंट रमीज राजा और हमारे लड़कों को जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये अच्छे फैसले अब सामने आ रहे हैं। और जब रमीज राजा साहब ने ये बात की थी उस वक्त लिटरली अपनी बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। उस वक्त हमें लगा था कि भाई अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं शायद लड़कों पे, लेकिन इट रियली वर्कड वेल। रमीज राजा आपकी जो भी स्ट्रैटेजी थी उसके समराज जो हैं अब वो नज़र आ रहे हैं। सो गुड लक टू टीम पाकिस्तान। थैंक यू भट्टी साहब। और हम आप ज़रा और वैसे तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन अगर और कोई खबर हो आपके पास असर मलिक साहब के बारे में तो आप हमें दे सकते हैं। हम 2 घंटे तक यहीं बैठे हुए हैं। अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और हुकूमत के खिलाफ एक मरतबा फिर मोमेंटम बनता आपने देखा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक्चुअली हुआ ये कल कि पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बड़े सरगर्म हो चुके हैं। उन्होंने पहले पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की। फिर कल मुत्तहिदा अपोजिशन को डिनर पर दावत दी जिसमें PDM रहनुमाओं के साथ बिलावल भुट्टो और ANP का वक्त भी शरीक हुआ। डिनर पर क्या बातें हुई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बता दिया। लोग अब हाथ उठा उठा के दुआ मांग रहे हैं कि हमें तो पुराना पाकिस्तान, इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। आज भी हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकाला। मई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि अपोजिशन पार्लियामेंट में मुत्तहिद है, मुत्तहिद रहकर मजीद कामयाबियां हासिल करेगी। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए डिनर के बाद। इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो ये इत्तेहाद है पार्लियामान में, जो हम मुत्तहिद है, इसके नतीजे में हम मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो रहे हैं भाई, इंशाअल्लाह हम अपने कोशिशें में कर रहे हैं। सेनेट में भी अपोजिशन कायदे इस पे इख्तिलाफ के नीचे एक हो गई है और मुस्लिम लीग नून और JUI फे के सेनेटर समेत अपोजिशन वालों ने यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में बैठक लगा ली और हुकूमत का भरपूर मुकाबला और टफ टाइम देने का फैसला किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कोशिशों के असरात अब नजर आना एक्चुअली शुरू हो गए हैं और कौमी असम्बली इजलास में आईनी तरमीमी बिल की तहरीक पर हुकूमत को शिकस्त हो गई है। हुकूमत ने उम्मीदवार पर 7 साल तक इंतखाबी निशान तब्दील न करने के बिल को तहरीक पेश की थी, जिसके खिलाफ अपोजिशन एक हो गई और गिनती में अपोजिशन को 117 और हुकूमत को 104 वोट मिले। नून लीग के अयाज सादिक ने कहा कि ऐवान में हुकूमत अक्सरियत खो बैठी है, इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाएं। पार्लियामान के अंदर तो बिलावल और शहबाज शरीफ जो हैं वो भाईचारे पर मुत्तफिक हैं, मगर पार्लियामान के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने नून लीग की क़यादत पर तंज के तीर चलाए और कहा कि नून लीग बैकडोर राब्ते ख़त्म करे।
मुस्लिम लीग के अंदर जो दो बयानिए हैं, एक मफामती और एक मदामती। मफामत किससे है? तो मैं इस कंट्रडिक्शन की बात कर रहा हूँ कि पहले अपने अंदर से ये दूरी खत्म कर लें, ये दूरी खत्म कर लें, कौम के सामने क्लैरिटी के साथ आए, ये बात है। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। भाई अब क्या ये लाहौर में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसकी कैंपेन का जो एक माहौल होता है ना, जब किसी भी जमात के ख़िलाफ़ आप इलेक्शन में लड़ते हैं, तो उसी माहौल में कमर ज़मान कायरा साहब ने बात कर दी या फिर पीपल्स पार्टी यही समझती है, ये सारी बातें जो हैं मज़हर अब्बास साहब से पूछ लेते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। मज़हर साहब, आपको ये जो नया हमें पार्लियामान के अंदर इत्तेहाद बना हुआ अपोजिशन का नज़र आ रहा है, ये कितना देर पर आपको लगता है चल सकेगा इसी तरह? शुक्रिया। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो हमें इत्तेहाद नजर आता है और मेरा ख्याल है इत्तेहाद थोड़ा सा और मजबूत भी हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर इंतशार नजर आता है अपोजिशन के अंदर। और अगर ये तजाद चलता रहा तो जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर का इत्तेहाद भी मुतासर हो सकता है। अब ये जो अपोजिशन की क़यादत है ये इसको सोचने की बात है। कल जो कौमी असम्बली में हुआ, क्योंकि इमरान खान अक्सर बरतानिया की बहुत मिसालें दिया करते हैं, मगरिब की बहुत मिसालें देते हैं, जमहूरियत की भी मिसालें देते हैं, आज़ादी सहाफ़त की भी मिसालें बहुत देते हैं। तो बाहर तो यही होता है कि अगर लूज कर जाए कोई भी किसी भी एक मौके पे गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसको अगर पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त हो जाए तो इखलाकी तौर पे जो है वो जगह छोड़ दिया करते हैं। लेकिन खैर वो हमारे यहाँ क्योंकि इखलाकियात के सिर्फ सबक दिए जाते हैं, उस पर अमल नहीं किया जाता, लिहाजा ये बात छोड़ें। लेकिन वो सारे सबक सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, तो जाहिर है हम हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। ये हमारे यहाँ यही होता रहा है और यही शायद होता रहे। लेकिन अपोजिशन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, अब मुझे नहीं जो जिसकी बातें कल कमर ज़मान कायरा कर रहे थे, वो बातें तो सारे अपोजिशन लीडर्स यही करते हैं। सबकी ख्वाहिश ये होती है कि उनसे मुलाकात हो जाए, कभी वो मुलाकात कर लेते हैं, कभी नहीं कर लेते। लेकिन अगर आप देखें कि कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ तो किसी ने भी जो है हमें नज़र आया जो बातें वो बाहर किया करते थे वो शायद अंदर उस तरीके से अपोजिशन की बातें मुझे नहीं, कम से कम जो चीज़ें बाहर आई हैं उससे ये तासुर नहीं मिला है कि अपोजिशन ने बड़े सख्त सवालात किए हों, बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हो। ऐन मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक तो ये कि वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी पर अपोजिशन को मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज भी करना चाहिए था, और ये मेरा ख्याल है हुकूमती सतह पे इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप किसी को पसंद करें या ना करें, आप किसी से हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन जब कौमी सलामती का मसला आ जाता है तो फिर जब या तो फिर आप वो कमेटी ही ना बनाएं, कौमी सलामती की कमेटी। लेकिन ये अजीब सी बात लगती है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और उसमें वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है। और ज़ाहिर है कौम के ये कौमी लीडर्स हमारे यही हैं। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें लोगों ने वोट दिए तो इन लोगों को भी ये लोग कहते हैं कि लोगों ने वोट दिए, वोट तो सभी जमातों को मिले हैं। लेकिन आपको पता है ये उनका वो वाला बयान और उनकी वो वाली मंतक कि अगर मैं इनके प्रॉब्ली साथ बैठ जाऊँगा तो उन्हें लगेगा शायद ये करप्शन एक्सेप्ट हो गई है। खैर करप्शन भी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, और भी बहुत तरह की होती है, और हर एक का अपना मयार है करप्ट होने का भी। ये किसी को करप्ट समझने का, करप्ट होने का नहीं। मज़हर साहब आप ये बताइएगा कि ये कमर ज़मान कायरा साहब का कल हम इंटरव्यू भी देख रहे थे शाहज़ेब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी हमें तो मीडिया से, वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो आज सच नहीं, लेकिन यूट्यूब वाला जो मीडिया है उससे ज़्यादा पता लगता है भाई कोई बैक चैनल राबते हैं नहीं हैं। अब देखिए ना, अगर आप कायरा साहब ये बात करेंगे तो बहुत ही अजीब सी बात है कि इतने मुतहर्रिक और सीनियर लीडर से कि सिर्फ आपने सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ों की बुनियाद पे इतना बड़ा बयान दे डाला। यानी इसका मतलब ये कि आपके पास कोई हक़ाइक़, आपको अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कोई इत्तलात नहीं है, और बड़े सीनियर लीडर हैं, अगर कुछ है तो फिर पता होना चाहिए था इन्हें। फिर आपका बयान भी उसी तरह गार्डेड होना चाहिए, वरना कोई दूसरा भी आपके हवाले से करता है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो उनके भी हो सकता है राब्ते हो रहे हों, उनके भी राब्ते हों। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को अगर अपने दरमियान के जो इख्तलाफात हैं, और पिछले अगर 3-3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत जो है वो चलती रही है, तो उसका बड़ा क्रेडिट अपोजिशन को जाता है।
कि वो इस तरह इंतशार का इतने इंतशार का शिकार रही है कि जहां वो जीत सकते थे वहां भी वो हार गए, जहां वो दबाव डाल सकते थे वहां भी वो दबाव ना डाल सके। और पीटीआई का क्रेडिट ये है कि उन्होंने ऑपोजिशन के हर इस मूव से फायदा उठाया और उनको फायदा हुआ, और आज भी हो रहा है फायदा। अब एक ऐसे मौके पे जब बहुत अरसे बाद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तकरीबन एक साथ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त कभी इधर से कोई बयान आ जाता है, कभी उधर से, तो ऐसा लगता है कि दोनों ही तरफ ये जो है खिचड़ी पक रही है। आप एतजाज अहसन साहब के बयान उठा के देख लें, आप कायरा साहब के बयान उठा लें, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी के बयान उठा के देख लें, तो ऑपोजिशन के दरमियान के अंदर जो है वो जो इस वक्त रस्सा कशी है वो तो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जितना सख्त मौके पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे के खिलाफ अपनाया हुआ है, उतना दोनों ने मिलकर PTI के खिलाफ भी अपनाया नहीं हुआ। चले अब देखते हैं ये जो लेटेस्ट ये जो एक दो दिन की ये जो डेवलपमेंट है ना, जिसमें राना सना भी कल कह रहे थे कि बिलावल साहब ने तो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दे दी है शहबाज शरीफ साहब को बहैसियत ऑपोजिशन लीडर। ये जो लव अफेयर है ये कितने दिन इस तरह पार्लियामान के अंदर चलता है। बट यू राइट मोहन साहब कि बाहर इतना इंतशार है कि वो अल्टीमेटली अंदर भी असरअंदाज हो सकता है। थैंक यू, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, थैंक यू सो मच सर। और आपको पता ही है भाई पहला सेमीफाइनल आज होने जा रहा है अबू धाबी में, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। और उसके बाद कल और उसके बाद फिर फाइनल हमारा मैच है कल। इंग्लिश टीम में आपको पता है एंड्रू जेसन रॉय की जगह जेम्स वेंस को शामिल किया गया है, और यही दो टीमें 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में मद्दे मुकाबिल थी जब इंग्लैंड ने सुपर ओवर्स में मुकाबला जीत के टाइटल हासिल किया था। सो ये तो है आज का मैच जो होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। और सनसनीखेज मरहले के बाद जो अब का मरहला है ना, वो ऐसा लगता है और ज्यादा सनसनीखेज है, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही डू एंड डाई है। 5 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने, शानदार परफॉर्मेंस रही है नॉकआउट मरहले में, लेकिन कल होने वाला है हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे खिलाड़ी हमारे इस वक्त फॉर्म में नजर आते हैं, आइडियल विनिंग कॉम्बिनेशन है। हर मैच में खिलाड़ी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है और प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल भी अपने नाम कर रहा है। और यही वजह है कि अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली ग्रीन शर्ट्स का खौफ कैंगरूज के आसाब पर भी सवार है। और ऑस्ट्रेलियन टीम के कोच भी एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम बड़ी बैलेंस्ड है और ऑस्ट्रेलिया को बड़ी तगड़ी टक्कर दे सकती है। सर इंशाल्लाह देंगे। और आसान हरीफ उन्होंने कहा जी नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी आसान हरीफ नहीं है। पाकिस्तान को भी इनके खिलाफ जरा डट कर खेलना होगा और इंशाल्लाह फिर जीत हमारा मुकद्दर होगी। और इसी पे जरा तज्जिया ले लेते हैं। सुहेल तनवीर साहब हमारे स्टार जनाब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई। सुहेल भाई न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सेमीफाइनल भी आज, आपके ख्याल में फेवरेट कौन है बाय द वे दोनों में से? देखिए अगर हम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बात करें तो दोनों टीम्स ने ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है पूरे वर्ल्ड कप में, अपने अपने पूल में 4-4 मैच जीते हैं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं। दोनों डिजर्व करते थे सेमीफाइनल में आना। ऑब्वियसली यहाँ से अब एक टीम ने ही आगे जाना है। अगर मैं देखूँ कि दोनों टीम्स का कंपैरिजन करें तो न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है जो कि एक टीम की तरह खेलती है। आई मीन उनमें सारे ही जो हैं वो चिप इन करने वाले प्लेयर हैं। को आपको ऐसा नहीं होगा कि 1-2-3 बड़े प्लेयर हैं और वही जितवाते हैं, वो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करते हैं। और आपने ये देखा भी होगा थ्रू आउट द टूर्नामेंट कि हर मैच में वो सारे ही तकरीबन चिप इन करते हैं। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उनकी बॉलिंग रही। और मैं ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी की बात करूंगा, वो उनके स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे। उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो नए बॉल से भी विकेट दिलाते रहे, रन्स कंट्रोल करते रहे। डेथ में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, रन्स कंट्रोल किए। सेम गोज टू इंग्लैंड की टीम अगर आप देखें तो एक बड़ा ही कंप्लीट पैकेज नज़र आती है। मैं अगर ये कहूँ कि वो दी बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट है तो वो गलत ना होगा। वो कंप्लीट है, एक कंप्लीट पैकेज है। उनके पास पावर हिटिंग वाले बैट्समैन हैं, उनके पास बॉलिंग लाइनअप पावरफुल है, उनके स्पिनर्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आई हैव टू चूज वन टीम तो आई थिंक इंग्लिश टीम जो है वो दे हैव मोर चांसेस आई गेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऑब्वियसली ऑन द गिवन डे जो टीम अच्छा खेलती है वही जीती है। इंग्लिश टीम इज इंडीड वेरी वेरी बैलेंस्ड और सबसे तगड़ी और मजबूत टीम है। खैर हम भी कोई कम तगड़े नहीं हैं, इसलिए हम अपने मैच की बात कर लेते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया भी बाय द वे सुहेल भाई नॉकआउट राउंड में बड़ी खतरनाक टीम साबित हुई है हरीफों के लिए। क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस जहन के साथ मैदान में उतरना चाहिए?
जी देखिए, अब कुछ मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, 5 के 5 मैचेस जीते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल एज ए टीम बड़ा हाई होगा। लड़कों का मोराल बड़ा हाई होगा। आपके सब लड़कों ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की है टाइमली। अगर आप देखें कि 5 के 5 मैचेस में डिफरेंट 5 मैन ऑफ द मैच हुए मिले आपको, तो ये किसी भी टीम के लिए बड़ा ही प्लीजिंग होता है कि आपके हर मैच में एक डिफरेंट खिलाड़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देता है और मैन ऑफ द मैच लेता है। प्लानिंग ऑब्वियसली आप जब किसी भी नई ओपोनेंट के खिलाफ खेलते हो तो थोड़ी सी प्लानिंग तो आप उसके हिसाब से करते हो। मुझे लगता है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इन दुबई बड़ा अहम रोल होगा हमारे स्पिनर्स का, क्योंकि वी ऑल नो कि जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में क्रिकेट खेले हैं, यूएई में, तो हमारे स्पिनर्स ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया है। दे हैड वेरी टफ टाइम अगेंस्ट आवर स्पिनर्स। हम मैचेस भी उन्हीं की वजह से जीते हैं। जब भी पास्ट में 3-0 सीरीज हम जीते थे आज से 2-3 साल पहले। तो आई थिंक के स्पिनर्स का बड़ा मेजर रोल होगा। दे शुड प्ले लीडिंग रोल। और ऑब्वियसली शाहीन और हारिस का भी बॉलिंग में जिस तरीके से वो बॉलिंग करते आ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अच्छा ठीक है सोहेल भाई, लेकिन एक मसला और भी हमारा, वो जो फ्री हिट्स नो बॉल वाला है ना, वो होपफुली हम ज़रा उसको ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू। सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें भी अपने आसाब पर काबू रखते हुए हमारा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 जीतों के बाद बन गया है, ज़बरदस्त है। वैसे तो आसाब पे पहले दिन से ही लिटरली पाकिस्तान टीम का अगर आप बॉडी लैंग्वेज, इनका एटीट्यूड देखें इन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड, तो ऐसा लग रहा है कि काबू में हैं और बहुत ही सोची समझी तदबीर के साथ ये मैदान में उतरते हैं। इंडिया से ज़्यादा बड़ा प्रेशर वाला मैच तो नहीं हो सकता ना। उस दिन हमारे लड़के जिस तरह लिटरली मैदान में उतरे ही थे ना, वी न्यू दैट देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट देम, और वो ये सोच के आए हैं कि वो कुछ कर गुजरेंगे और वो किसी के रोब दबदबे और किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। और उस दिन हमने ये देखा और उसका नतीजा भी फिर हमने देखा। और बहुत सी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं, और हमारी नहीं सबकी ही हैं कि इंशाअल्लाह बाबर आजम जो हैं वो सेमीफाइनल जीतें, फाइनल जीतें और फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान आएँ। लेकिन हमारे एक सियासतदान है कादिर पटेल साहब, उनकी भी यही दुआ है, यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। उन्होंने एक शर्त लगा दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं ये जीतें, फाइनल जीतें, ट्रॉफी लेकर, वर्ल्ड कप लेकर पाकिस्तान आएँ, लेकिन एक शर्त जो उन्होंने पेश कर दी है सारे सिनेरियो में, वो आप खुद ही सुन लीजिए। सपोर्ट है, अल्लाह ताला से तवक्को है कि इंशाल्लाह हमारी टीम फाइनल जीत कर पाकिस्तान पहुंचेगी। लेकिन साथ साथ सर मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम साहब से स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाए कि फिर वो कई सियासत का रुख ना करें। पहले बहुत बुगल वो जो वजीर आजम बाबर आजम किनारे लग रहे थे ना, उन सब के लिए ये खुसूसी पैगाम है कादिर पटेल साहब का। उन्होंने कहा जी स्टाम्प पेपर पर उनसे लिखवा लिया जाए कि बराए मेहरबानी सियासत का रुख ना करें ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन हम नेक तमन्नाओं, हम दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अब भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम जो हैं वो ये वर्ल्ड कप जीतें। ऑल्दो कादिर पटेल साहब का मशवरा भी आप सुन लीजिए, दोबारा सुनते हैं, मेरा ख्याल है कि वो क्या कह रहे हैं। मशवरा क्या वो कह रहे हैं, ये करवाया जाए इनसे, सुने क्या कह रहे हैं। सपोर्ट है, अल्लाह ताला से तवक्को है कि इंशाल्लाह हमारी टीम फाइनल जीत कर पाकिस्तान पहुंचेगी। लेकिन साथ साथ सर मैं ये चाहूंगा कि बाबर आजम साहब से स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया जाए कि फिर वो कई सियासत का रुख ना करें। पहले बहुत बुगल He's a funny guy, I guess. खैर इस सब के बावजूद ये हम मामला बाद में सेटल करेंगे। मेरा ख्याल है पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ये वर्ल्ड कप जीतें। और भाई ना क्या उसे कहते हैं भाई, वो जो कहते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता, मैं इस सिलसिले में ना एक मुहावरा याद करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे जहन में था और अचानक निकल गया। खैर बात यह है कि महंगाई को रोकने में हुकूमत की नाकाम कोशिशों के बाद एक फैसला किया गया है। अंग्रेजी रोजनामे बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक हुकूमत ने हफ्तावार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जाया करने पर ही पाबंदी लगा दी है। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सादा अल्फाज में BCI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसके जरिए मुल्क में महंगाई का
तयन होता है। यह आदाद शुमार हुकूमत का इदारा शुमारियात ही एक्चुअली जारी करता है। हुकूमती पाबंदी जो है अब ये सामने आई है और इस पस मंज़र में आपको हमारे लेजेंडरी वसीम अकरम साहब की ज़ुबानी नरेट किया गया एक किस्सा भी सुनाते हैं कि ये मामला कब से चलता आ रहा है। हक़ाइक़ पे पर्दा डालने और उनसे नज़रें चुराने का नेचर तो इंसान की एक ही रहती है ना, आपको पता है। सो अगर किसी भी मामले में किसी की परफॉर्मेंस बुरी हो, जैसे कि इमरान खान साहब का किस्सा है, तो उन्होंने अगले इंसान को किसी भी हद तक जाने पे मजबूर कर दिया कि वो स्पाइक्स पहन के जंगला टाप के सीढ़ी चढ़ के वो बोट उतारा गया और बिकॉज ही कुडंट लुक एट इट, ही डिडंट वांट टू लुक एट इट। और बस फिर अब जब हम अपने इर्द गिर्द बहुत से हालात देखते हैं, जैसे कि हाउ दे हैव सक्सेसफुली शॉट दिस मैसेंजर, ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जाहिर करने पर जो पाबंदी लगाई गई है, ये भी इसी का एक शाखसाना लगती है। फिर इमरान खान साहब को आपको पता है बहुत ज़्यादा वो मीडिया आउटलेट्स और वो एंकर पर्सनस भी पसंद नहीं आते जो उनकी पॉलिसीज़ या हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं और उनके जो पसंदीदा हैं उनका क्या बयानिया होता है वो भी आपके सामने है। सो नेचर प्रॉब्ली नेवर चेंजेस। और खैर इमरान खान साहब ने ऑल्दो वादे जो किए हैं ना वो इतने बड़े बड़े किए हैं कि जब उनके एक्शंस देखते हैं ना तो इमरान खान वर्सेस वज़ीर आज़म का जो टर्म है ना एक, वो हर ही मामले में तकरीबन सामने आ जाता है। उन्होंने 23 मार्च 2013 को कौम से जब खिताब किया था, एक्चुअली उस जलसे में बहुत से लोग मौजूद थे, मैं भी पर्सनली मौजूद था, उसमें उन्होंने वादा किया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और कभी कुछ छुपाएंगे नहीं, तो वो भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने 6 वादे करने लगा हूं। सबसे पहला वादा, मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा भाई। और सिकंदर वक्त इस विद अस, आपको पता है हम जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं जियो न्यूज़ के, उन सब की राय हम शामिल करना चाहते हैं, कोई रह ना जाए, क्योंकि हमें अच्छा लगता है बस क्रिकेट की बातें करना। एक और है कि आजकल एंटरटेनिंग ज़िंदगी में बताइएगा सिकू भाई के सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर और बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड भी अब दौरा करने जा रहा है अगले साल, और इसके बाद न्यूजीलैंड के बारे में भी चमगोइयाँ हैं, खबरें हैं कि वो भी करेंगे अपना दौरा रिज्यूम। कैसे देख रहे हैं सारी डेवलपमेंट को? ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। ये दोनों जो सीरीज़ के अनाउंसमेंट हुई है ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने पूरी बाकायदा आइटनरी अनाउंस कर दी है, और दूसरा ये कि जो इंग्लैंड और पाकिस्तान जो है 7 मैचों की सीरीज़ के लगा। आई होप कि इस मैचेस पाकिस्तान में हो T20 के, ऐसा ना हो कि फिर पाकिस्तान खेलने चला जाए। इस दफ़ा मैं रमीज़ राजा से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ किसी के पास खेलने ना जाएं, पहले उनको बोलें आप आएँ खेलें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग हर एक के पास चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज़बरदस्त खबर है। अब न्यूजीलैंड रह गया कि जिसने ये जो है पाकिस्तान आके अपनी सीरीज़ को दोबारा खेलना है। हमें बिल्कुल न्यूजीलैंड नहीं जाना चाहिए जब तक वो वापस यहाँ नहीं आते। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का आना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है, और ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है पिछले 1-2 साल। अच्छा, अब सेमीफाइनल की ज़रा बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है, पाकिस्तान ने ऑल्दो लास्ट 3 मैचेस ज़रा निस्बतन कमज़ोर हरीफों से खेले हैं, जीते हैं। हम रिलैक्स तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे खिलाड़ी जो हैं वो क्या हिकमत अमली रखें, पर्टिकुलरली ओपनर्स और फिर मिडल ऑर्डर और हमारे बॉलर्स, व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एज एन ओपोनेंट इन द ग्राउंड? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का अपना एक स्टाइल है खेलने का। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि पाकिस्तान जो ऑपोजिट टीम है उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है जो सबसे ज़्यादा उनके लिए ख़तरा बन सकता है, वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो हमारे पास 2 खिलाड़ी हैं इस वक्त, रिजवान और बाबर। दोनों ने 200 से ज़्यादा रन किए, एक ने 250 किए हुए, एक से 218 किए हुए, और उनके ऊपर अटैक करेंगे। यानी कि जब वो ओपन करने आएंगे तो आप देखिएगा कि उनके ऊपर बाउंसर्स भी होंगे, उनको ऊपर स्लेजिंग भी होगी। स्लेजिंग से मुराद है कि उनको बुरा भला भी कहा जाएगा, उनको ताने मारे जाएंगे ताकि वो टेम्परामेंट लूज़ करें। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा आपका जो सवाल है कि उनको तेज़ खेलना चाहिए या स्लो खेलना चाहिए, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर तेज़ खेलने के चक्कर में उन्होंने उनको आउट कर दिया तो सारा प्रेशर मिडल ऑर्डर पे पड़ जाएगा। मिडल ऑर्डर में जो रन्स किए हैं हम लोग सब, शुएब मलिक के जो है कि तारीफ़ की कलाबाजियाँ खा रहे हैं, वो स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ है। और स्कॉटलैंड ने उनको आखिरी में जो उनका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्पिनर, वो खिला दिया, उसने छक्के मार के सारा हिसाब बराबर कर दिया। तो हमें सब्र के साथ काम करना चाहिए, और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया विल बी अ टफ साइड। अगर हम उनको जीतते हैं तो हम थ्रू हो जाएंगे इंशाल्लाह, फाइनल भी जीत जाएंगे। से भी फ़ायदा उठाने चाहिए। जैसे को भाई आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सेमीफाइनल भी है,
कौन जीत रहा है और कौन सी टीम बेहतर रहेगी बाय द वे फाइनल में पाकिस्तान के लिए? दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, दोनों टीमें बड़ी प्रोफेशनल हैं, बड़ी कैलकुलेशन करके आती हैं। अब देखो इंग्लैंड को आप देख लो, वो क्या करते हैं, वो एक तरह नहीं चल रहे जैसे हम चल रहे हैं, वह हम एक ही तरह चल रहे हैं कि इमाद वसीम ने नया ओवर करना है तो उसने नया ओवर ही करना है, और अगर ओपनर दो आ रहे हैं रजवान और बाबर तो वही आ रहे हैं। ये लोग चेंज कर रहे हैं। आप देखें कभी मोइन अली को ओपन करा देते हैं, कभी नया गेंद मोइन अली से करा देते हैं, कभी फास्ट बॉलर से, तो वो हर मैच में को देख के सिचुएशन को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। अब सपोज करें एक टीम है वो खेलने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ, वो सोचे भी अब मोइन अली आएगा हम उसको ऐसे खेलेंगे, पता लगा फास्ट बॉलर आ गया, तो दे कीप ऑन चेंजिंग दिस स्ट्रेटजी विच इज़ कह लेंगे प्लस पॉइंट है उनका। न्यूजीलैंड बड़ी कूल एंड काम टीम है, बहुत तमीज़दार टीम है, वो अलग बात है मैं छोड़ के भाग गए थे वो, अदरवाइज आई लाइक देम, वो मेरी फेवरेट टीम्स में से है। तो वो भी बड़ी अच्छी कैलकुलेशंस के साथ आती है, उनकी बैटिंग ऑर्डर भी नीचे तक है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही सख्त मुकाबला होगा। थैंक यू। सख्त मुकाबला है, फेवरेट ऑल दो लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, बट यू नेवर नो, न्यूजीलैंड में may beat Australia in today's semi-final. We have to wait and watch. अभी हम ज़रा बात कर रहे थे, आपको पता है APS के शोहदा जो हैं उनके बच्चे, उनके वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उसकी समाअत, और फिर जहन में आता है कल अदम TTP वाला मामला और कल अदम TTP से मुज़ाकरात और सीज़ फायर वाला मामला, तो उसकी भी ज़रा अपडेट दे देते हैं। TLP से तो मुज़ाकरात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं, ऑल्दो कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुआहदे के इम्कानात अब नज़र आ रहे हैं और हुकूमत ने एक बार फिर कल अदम TTP के साथ अमन मुज़ाकरात, बाय द वे एक बार फिर इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में हैं, शुरू कर दिए हैं। कल अदम TTP ने भी एक माह के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कल अदम TTP से मुज़ाकरात के आगाज़ की तस्दीक कर चुके हैं। कौमी सलामती के इजलास में भी हुकूमत और अपोजिशन जमातों की मौजूदगी में कल अदम TTP से मुज़ाकरात पर बहस हुई है। सियासी जमातों ने मुज़ाकराती अमल को पार्लियामेंट को एतमाद में लेने से मशरूत कर दिया है। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि TTP से मुज़ाकरात रियासत की तय करदा शराइत और रेड लाइन्स पर ही होंगे, लेकिन इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर मुज़ाकरात शुरू करने पर तनकीद भी की थी। मुज़ाकरात करने पे उस पर मैंने पहले भी तनकीद की, आज भी तनकीद करूंगा कि जहां किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, जिसने हमारे फौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। हम समझते हैं कि जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा, वो कंसेंसस से बनेगा। एहसन इकबाल साहब से भी जब पूछा गया था जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी यही बात की थी। जो वजीर इत्तलात ने मौक़िफ़ लिया है, ऐसा तो कोई फैसला कौमी सलामती की ब्रीफिंग में नहीं हुआ था। वो ब्रीफिंग थी जिसमें ये बात ज़रूर बताई गई थी कि ये एक इम्कान या एक पेशकश मौजूद है बातचीत की, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई कि मुआहदा उनके साथ हो चुका है। सबका कंसेंसस यही था कि जो भी ऐसा कोई मुआहदा हो वो पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ हो, पार्लियामेंट में बहस हो, ताकि उसके पीछे उसकी पुश्त के ऊपर एक कौमी इत्तफाक राय हो। ये हुकूमत जो है अहम फैसले करती है जिनके बारे में हमें बैरूनी मीडिया से पता चलता है। ऑलराइट जी, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, 6 मुआहदे इससे पहले माजी में कल अदम TTP के साथ हो चुके हैं, एक भी कामयाब नहीं हो सका। और लेट्स सी कि इस मरतबा क्या होता है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, कल अदम TTP से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी गई है हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली। कल अदम तंजीम ने भी एक माह के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया, उनका भी कल पढ़ रहा था प्रेस रिलीज़ जो पूरा जारी किया गया है। पहले भी बाय द वे मुख्तलिफ मौक़ों पर हम तस्करा कर रहे थे, ये मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में कामयाबी के दावे हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही मुआहदे से इनहराफ होता था। ऑपरेशन सवाद, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की सूरत में ये सारे मामलात फिर सामने आए। क्या गारंटी है कि इस मरतबा, या क्या उम्मीद, चलें गारंटी तो नहीं, क्या उम्मीद रखें कि इस मरतबा वाकई दोनों फ़रीक़ैन मुआहदे जो हुआ है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे? एक तो उस वक़्त के और आज के हालात में फ़र्क है। उस वक़्त नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान में मौजूद थी और पाकिस्तान बज़ाहिर अमेरिका का इत्तेहादी था
और टीटीपी का ये मुकदमा था पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कि वो चूँकि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का इत्तेहादी है, इसलिए इस रियासत के ख़िलाफ़ भी वो जंग को ज़रूरी और जायज़ समझती है। अब वो जवाज़ टीटीपी के साथ मज़ीद नहीं रहा, क्योंकि नेटो फोर्सेस भी अफ़गानिस्तान से निकल गई है और पाकिस्तान का उनके साथ ताउन या अदम ताउन का सवाल भी दरमियान से निकल गया है। दूसरी बात, माजी में जितने भी मुआहदे किए गए वो हमेशा जुज़ के साथ किए गए। मसलन स्वात के तालिबान के साथ मुआहदा हो रहा है लेकिन वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मुआहदा हो रहा है तो साउथ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है और बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है। तो अब के बार जो कुछ होगा वो पूरी टीटीपी के साथ होगा। और फिर माजी के मुज़ाकरात में या मुआहिदों में दरमियान में कोई फैसिलिटेटर या सालिस और गारंटर नहीं होता था। अब मेरे ख़्याल में जो तालिबान की हुकूमत है वो इस पोजीशन में है कि जो सालिसी भी कर रही है और फ्यूचर के लिए गारंटर भी बन सकती है। अच्छा साफ़ी साहब, अभी आप कह रहे थे तमाम लोगों के साथ, लेकिन कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं हमारे पास कि भाई कुछ धड़े अभी भी मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। तो अगर टीटीपी से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, कितना इम्कान है कि ये जो चंद ही नाराज़ धड़े हैं ये दाइश में शामिल हो जाएं, फिर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं? अब उस सूरत में फिर मुल्क में मतलूबा अमन तो कायम नहीं हो सकता जिसकी खातिर ये कड़वा घूंट पिया जा रहा है। नहीं, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक तो जो टीटीपी में जितनी भी तंजीमें शामिल हैं या जितने भी अहम लोग शामिल हैं उनकी पूरी शूरा इसमें ऑन बोर्ड है। और जो अफ़गान तालिबान और ख़ुसूसन सिराजुद्दीन हक्कानी टीटीपी की पूरी क़यादत के साथ इस मामले में बातचीत कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी मुतालिका लोगों के भी मुलाकातें हुई हैं या राब्ते हुए हैं तो वो भी उनकी पूरी लीडरशिप के साथ हुई है। दूसरा, अगर टीटीपी का आपस में कोई इख्तलाफ हो भी उनके कुछ लोगों का तो वो इनका तो हो सकता है, लेकिन एक अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन को सब अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, उस पे किसी भी बंदे को इख्तलाफ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में वो वाली सूरत हाल नहीं होगी और अफ़गान तालिबान में ये सलाहियत है कि वो उनसे अपनी बात मनवा सके। वैसे भी जब वो उनको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं तो शरई लिहाज से भी वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के पाबंद समझते हैं। जो लोग दाइश में जाने वाले थे वो पहले से जा चुके हैं, टीटीपी से भी टूट के और दीगर तंजीमों से भी टूट के, और अभी भी एक आध बंदा मेरे ख्याल में जा सकता है, लेकिन जो अभी अमल हो रहा है वो पूरी तंजीम के साथ हो रहा है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। साफ़ी साहब, लास्टली टीएलपी से मुआहदा हो गया, इन पे से पाबंदी हट गई, अब ये कलअदम नहीं रही हैं, और भी कलअदम जमातें आप मुतालबा कर रही हैं कि जनाब हमें भी कौमी धारे में लाया जाए, सियासी धारे में लाया जाए, हम पे भी इसी पे पाबंदियाँ और कलअदम होने वाला जो टैग है वो हटाया जाए। आने वाले दिनों में क्या लगता है ये रिवायत जो हुकूमत ने खुद डाली है ये इनके लिए सरदे दर्द तो नहीं बन जाएगी? दर्द सर रियासत को चैलेंज करने वाले अनासर को माफ़ करने का और मेन स्ट्रीम करने का रिवायत कोई नई नहीं है। माजी में हमने देखा था कि बलोच बड़े बड़े कदावर शख्सियात या फिर पख्तून कौम परस्त शख्सियात वो अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे। कोई ग्रेटर बलूचिस्तान की बात कर रहा था, कोई पख्तूनिस्तान की बात कर रहा था और उन पे तरह तरह के इल्ज़ामात भी थे। बाद में हमने देखा कि वो लोग न सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम हो गए बल्कि एनपी ने तो अब टीटीपी के मामले में पाकिस्तान की जंग में सबसे बढ़ के कुर्बानियाँ दी। इसी तरह अगर हम देखें तो एमक्यूएम का जो कम अज़ कम उनकी जो क़यादत थी, अब ख़ुद एमक्यूएम के वाबस्तगान उनके बारे में कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में, कि वो तशद्दुद में मुलव्विस थे या फिर उनके किन किन ममालिक के साथ राब्ते थे। तो अब उनकी जमात को भी एक लिहाज से मेन स्ट्रीम कर लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कुलिया फिर सबके लिए एक होना चाहिए और यकीनन जो टीएलपी के साथ जिस तरीके से मुआहदा हुआ है तो उसके बाद वो सब उसमें हक़ व जानिब है। लेकिन देखना ये है, अभी टीएलपी का मुआहदा तो सामने नहीं आता
अगर तो उन मुज़ाकरात और उस मुआहदे के नतीजे में वो तंजीमें तशद्दुद से दस्तबरदार होती हैं, रियासत पाकिस्तान की रेट को तस्लीम करती हैं और अपने आप को आइन और कानून का पाबंद बना लेती हैं या उनसे ये गारंटी ले जाती है, तो उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। चलिए, दैट इज़ वन पर्सपेक्टिव। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। टॉप स्टोरीज, नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की अहम तरीन दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। वाक़े की CCTV ट्रांसक्रिप्ट में कत्ल से पहले और बाद में होने वाले दिल दहला देने वाले मनाजिर की तफसीलात मौजूद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक नूर मुकद्दम 18 जुलाई की रात ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई को आधी रात में नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ में नंगे पाँव गेट की तरफ भागी, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार ने गेट बंद कर दिया और ज़ाहिर जाफ़र ने गेट पर आकर नूर को दबोच लिया। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर ज़ाहिर जाफ़र की मिन्नत समाजित करती रही। 20 जुलाई की शाम को कत्ल से पहले नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र के चुंगल से निकलने की आखिरी कोशिश की। फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरी, लड़खड़ाती हुई मेन गेट पर आई, लेकिन एक बार फिर चौकीदार इफ्तिखार और माली गेट बंद करते नजर आए। समझ से बाहर है। वैसे इंसान तो है ना ये चौकीदार और मालिक भी, ठीक है मुलाजिम थे ज़ाहिर जाफ़र के, लेकिन कैसे एक लड़की जो आपके सामने कत्ल हो रही है, जो बरहना हालत में छलांग लगा रही है, आप उसकी कैसे मदद नहीं करेंगे? फिर भी इंसान का इंसानियत पर दोबारा सवाल उठता है ना कि इंसानियत क्या हम में इतनी मर गई, हम इतने बेहस हो गए हैं। जिसके बाद रात को थेरेपी वर्क्स की टीम घर में दाखिल होने की कोशिश करती नज़र आई और ट्रांसक्रिप्ट वाज़े तौर पर जाहिर कर रही है कि नूर मुकद्दम ने जान बचाने की कई बार कोशिश की। आप उसके वालिदैन का बाय द वे कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्हें तफसील घंटा बाय घंटा मालूम हो रही है कि क्या क्या उनकी बेटी के साथ होता रहा और उन पर क्या गुजर रही होगी। और मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ये कोशिशें कामयाब ना होने देने की कोशिश करता रहा कि वो कोई भी ना उस घर में दाखिल हो। खैर, और अब उसके ड्रामे तो आपको पता ही है क्या चल रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, नूर केस में CCTV की जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, ट्रॉमा हो जाता है इंसान, पढ़ ले देख ले तो वैसे ही, देखे तो ना ही, हमने तो नहीं देखा लेकिन हमें पढ़ के ही ट्रॉमा हुआ है। बताइए और क्या कुछ इसमें हैं इंकशाफात जो आप शेयर कर सकते हैं हमसे? तो तीसरा दिन, जिस दिन कत्ल हुआ था नूर मुकद्दम का 20 जुलाई, उसके अगर मनाज़िर आपको बताया चलना तो ये जो वाक़या है ये 7:12 पे शुरू हुआ था, जिसमें नूर मुकद्दम जो पहली फ्लोर है घर की, वहाँ से उन्होंने छलांग लगाकर एक ग्राउंड फ्लोर पे आती हैं और जाहिर सी बात है छलांग लगाती हैं तो डिस्टेंस उसका काफ़ी होता है ऊपर से नीचे, तो वो गिर जाती हैं नीचे और फिर जो है वो गेट की तरफ जो है वो जाती हैं, लेकिन गेट पे खड़े होते हैं माली और जो चौकीदार होते हैं वो खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं कि उस गेट को जो है वो बंद रखते हैं ताकि नूर मुकद्दम बाहर ना जा सकें। और इसी दौरान जो है वो ज़ाहिर जाफ़र आता है। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो उसी तरह पहले फ्लोर से जो है जंप लगाकर नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर पर और नूर मुकद्दम को जो है वो दबोच लेते हैं। 8:06 पर जो ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके वालिद जो है वो कॉल करते हैं थेरेपी वर्क्स वालों को, तो थेरेपी वर्क्स वाले जो है वो 8:06 पर जो है वो पहुंच जाते हैं इस जाए वक़ूआ पर। 8:08:42 PM पर जो थेरेपी वर्क्स का जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स हैं जो आए होते हैं उस जगह पर, वो जो है ना कोशिश करते हैं अंदर जाने की, जो जहाँ नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र अंदर जो जा चुके होते हैं कमरे में, वहाँ जो है वो जाने ही करते हैं। और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन कोई 8:55 पर जो है वो प्रोसिक्यूशन ने जो ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराई है, ये ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ सबूत के तौर पर कितनी अहमियत रखती है, ये बताइएगा। देखें, जो ट्रांसक्रिप्ट जमा कराई है CCTV फुटेज की, ऑब्वियसली वो विजुअल है और विजुअली जो सबूत है वो बड़ा मैटर करता है, तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें जो हमें ट्रांसक्रिप्ट में यही पता चल रहा है कि नूर मुकद्दम जो है वो बाहर जाना चाह रही हैं। जिस तरह वो अगर नॉर्मल कोई बात होती तो वो नॉर्मल गेट से जो है वो बाहर जाने ही करती, लेकिन वो इस तरह पहले फ्लोर से छलांग मार के ग्राउंड फ्लोर पर आना और फिर माली का और जो चौकीदार है उसका गेट को बंद रखना और फिर ज़ाहिर जाफ़र का उनको जो है वो दबोच कर वापस जो है वो घर के अंदर लेकर जाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश पैदा करती है और ये अगेंस्ट जाएगा ज़ाहिर जाफ़र के मरकज़ी मुल्ज़िम के। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक पेश रफ्त है इस केस में और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको जो अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा कर सकती है। शुक्रिया आपका
अरफा बाय द वे, ज़ाहिर जाफ़र को तो इबरत का निशान बनना चाहिए सबके लिए, लेकिन ये माली और चौकीदार को भी इस कत्ल में मुअव्वनत पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मतलब माली चौकीदार हो, इंसान भी तो हो साथ साथ, मुसलमान भी तो हो साथ साथ, मतलब इंसान सब छोड़ दो, इंसान तो हो। एक लड़की कत्ल हो रही है तुम्हारे सामने और ये कैसी वफादारी है? ये तो इंसान जब इंसानियत को ज़ुमरे से बाहर हैवानियत में आ जाए शायद तब भी ऐसा ना करें। हैवान भी हमसे बेहतर होते हैं, हैवान तो ऐसे ही बदनाम है, हम इंसान ही असल हैवान हैं अगर ये वाक़या आप देखें तो। अभी हम आपको बता दें कि डेंगू पे काबू होता नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली पंजाब का बहुत बुरा हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत केसेस हैं, इस्लामाबाद में भी इससे केसेस हैं। 500 मजमूई तौर पर नए केसेस हैं, जिनमें से अच्छा मज़ीद 6 अफराद की जान गई है डेंगू में और 5 का ताल्लुक़ लाहौर से है। और इस पर ट्रेजेडी ये है कि अस्पताल तो डेंगू मरीज़ों से भरने लगे हैं, जगह कम पड़ गई है, मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की अद्वियात की किल्लत हो गई है और उसकी वजह से सही परेशानी हो रही है। इस बारे में ज़रा हम जानते हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है उम्मे फरवा, वो हमें बता रही हैं कि भाई ये मेडिसिन शॉर्टेज का क्या मामला है। जी, लाहौर के अंदर जो है डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम इस हवाले से देखें कि रवा साल क्या सूरत हाल रही, तो पंजाब के अंदर जो है तकरीबन 19,000 से ज़ायद केसेस जो हैं कन्फर्म केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से लाहौर के अंदर 14,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और अब तक पूरे पंजाब में 75, अगर लाहौर के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 50 के करीब अफराद डेंगू से हलाक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त लाहौर समेत पूरे पंजाब की। और लाहौर के अंदर तो चूँकि केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर डेंगू जो है वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और यही वजह है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिकल इमरजेंसी है उनमें कतई तौर पे बिल्कुल भी जगह नहीं है मरीज़ों के लिए। ख़ासतौर पे सर्विसेज के अंदर ये देखने में आया कि एक एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ जो हैं वो लेटे हुए हैं और हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया ने मरीज़ों के लिए किसी इजाफी बेड्स का इंतज़ाम नहीं किया हुआ। जो लवाहिकीन है उनके लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ और मरीज़ जो है व्हील चेयर पर बैठे अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं। डेंगू बुखार के फैलने की वजह क्या बनी? वो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत है, इनकी गफलत और लापरवाही की वजह से ये फैला। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जब ये सीज़न आया, जब बारिशें शुरू हुई तो उस वक्त लार्वा तल्फ नहीं किया गया, घरों में जा के चेकिंग नहीं की गई, छतों को नहीं देखा गया, जिसकी वजह से लार्वा जो है फैलने का बाइस बना और यही वजह है कि लाहौर के अंदर अब डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी शुक्रिया आपका उम्मे फरवा। ये सारी सूरत हाल है और वबा फैल रही है, अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मौसम पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा कि जो ठंड पड़ेगी डेंगू मच्छर और इसका लार्वा खुद ही मर जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर टू द पीपल एंड दिस इज़ नॉट राइट। और उसके बाद अद्वियात की किल्लत की जो इत्तलात हैं और आई एम गोना सी यू टुमारो। हैव अ सेफ डे।